गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 के सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर में पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस को पढ़ेंगे। तटस्थ बिंदु क्या होता है? तटस्थ बिंदु वह होता है जिस बिंदु पर विनियोजित की गई पूंजी की प्रत्याय दर और ऋण पूंजी पर जो भी ब्याज दर है वह समान होती है। यदि कंपनी की विनियोजित पूंजी पर जो भी आय प्राप्त होने की आशा है वह इस बिंदु के स्तर से यदि अधिक है तो ऐसी दशा में कंपनी को ऋण पत्रों से पूंजी जुटानी चाहिए, और यदि कंपनी की जो भी भावी आय होने वाली है वह इस बिंदु से यदि कम है होने की आशा है तो समता अंश पूंजी द्वारा साधन जुटाना चाहिए। वह अधिक लाभप्रद होगा क्योंकि समता अंशों पर जो लाभांश होता है उसका भुगतान नियमित करना अनिवार्य नहीं है। यदि लाभ होते हैं तो संस्था उन पर लाभांश का भुगतान करती है, और यदि लाभ नहीं होते तो लाभांश का भुगतान करना जरूरी नहीं है। जबकि ऋण पर ब्याज का भुगतान नियमित रूप से निर्धारित दर से करना पड़ता है। इस प्रकार तटस्थ बिंदु से हम यह ज्ञात करेंगे कि वह बिंदु ज्ञात कर लेंगे कि वह बिंदु कौन सा है जिस पर जो भी हमें आय होगी और जो हमारी ब्याज दर होगी वह समान होगी, ताकि हम उस बिंदु से हमारे आगे की जो भी हमारी योजनाएं वगैरह हैं उसमें हमें किस सोर्स से वित्त की व्यवस्था करनी है उसका हम निर्धारण कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस बिंदु से ही यदि आय हमें अधिक हो रही है तो हमें ऋण पूंजी से प्राप्त कर लेनी चाहिए। आय की व्यवस्था उसकी वित्त की व्यवस्था में ऋण पूंजी से करनी चाहिए, क्योंकि ऋण पूंजी वित्त का एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें हमें नियमित रूप से ब्याज का भुगतान करना आवश्यक होता है। चाहे कंपनी के पास लाभ हो या नहीं हो, आय है या नहीं है, कंपनी को तो ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए जब कंपनी किसी सोर्स की व्यवस्था करती है तो वह देखती है कि अपना तटस्थ बिंदु कौन सा है, और अगर उस बिंदु से यदि हमारी आय अधिक होने वाली है तभी हम ऋण पूंजी का यूज़ करें। अगर हमारी आय इस बिंदु से कम होने की संभावना है तो हमें वित्त की व्यवस्था समता अंशों से ही करनी चाहिए, क्योंकि समता अंशों पर लाभांश का भुगतान करना नियमित रूप से आवश्यक नहीं है। यदि कंपनी के पास आय है, लाभ है तो वह समता अंशों पर भुगतान करे, नहीं तो अगर नहीं है तो कोई करना आवश्यक नहीं है। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है x माइनस I1 ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट है हमारे पास 1 माइनस टी माइनस PD, PD मीन्स प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, डिवाइड बाय है S1 मीन्स है प्रथम विकल्प में समता अंशों की संख्या, इजिकल टू है x माइनस I2 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और अब इसमें डिवाइड करते हैं अपन S2 से। अब यहाँ हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, x इजिकल टू है EBIT का तटस्थता बिंदु, I1 है प्रथम विकल्प की ब्याज दर, I2 है द्वितीय विकल्प की ब्याज दर, T है कर की दर, PD है पूर्वाधिकार लाभांश, S1 है प्रथम विकल्प में समता अंशों की संख्या, और S2 है द्वितीय विकल्प में समता अंशों की संख्या। अब हम लोग तटस्थ बिंदु निकालने के लिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। आपकी कंपनी के विचाराधीन एक नई परियोजना में ₹150 लाख के पूंजी विनियोग की आवश्यकता है। इन ऋणों पर ब्याज दर 12% है और कर की दर 30% है। यदि वित्तीय संस्थाओं द्वारा 2:1 के ऋण समता अनुपात पर बल दिया जाता है तो परियोजना के लिए तटस्थ बिंदु ज्ञात कीजिए। अंशों का अंकित मूल्य ₹100 है। इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं कि एक कंपनी है, उसमें कंपनी में 150 लाख के पूंजी विनियोजन की आवश्यकता है किसी नई परियोजना पर। यहाँ पर ब्याज दर हमारे पास है 12% और कर की दर है 30%। संस्था 2:1 के ऋण समता अनुपात पर बल देती है, अर्थात 150 लाख में से 100 तो हमारे पास ऋण से और
50 समता से प्राप्त करने का योजना बनाई जा रही है। इस प्रकार वित्तीय संस्था 2:1 ऋण क्षमता अनुपात पर बल देती है तो हमारे पास दो विकल्प होंगे। पहला होगा संपूर्ण राशि समतांशों द्वारा निर्गमित की जाए और दूसरा विकल्प होगा 100 लाख तो हमारे पास 12% ऋण द्वारा लिए जाए और 50 लाख रुपए की व्यवस्था समतांशों द्वारा की जाए, जिससे 2:1 का ऋण क्षमता अनुपात बना रहेगा। अब हम लोग पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस निकालते हैं। x माइनस I2 सेकेंड ब्रैकेट है 1 माइनस टी माइनस पी डी अपॉन S1 इज इक्वल टू एक्स माइनस I2 1 माइनस टी माइनस पी डी अपॉन S2। इस प्रकार हम वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में हम जब लिखते हैं तो x तो हमारे x ही रहेगा क्योंकि वह तटस्थ बिंदु है, वह हमें निकालना है। माइनस I1 हमारी प्रथम विकल्प की ब्याज दर है। प्रथम विकल्प में हमारे पास ऋण नहीं है, केवल समतांश ही है, तो हमारे पास इंटरेस्ट हो गया 0। सेकेंड है 1 माइनस टी तो 1 माइनस टैक्स है हमारा 30%, तो हम उसे लिख सकते हैं 0.3 माइनस पी डी प्रेफरेंशियल डिविडेंड। फर्स्ट विकल्प में यह हमारा 0 है तो यहाँ 0 आ गया अपॉन S1 में आएंगे 150। इसे हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल कम करने के उद्देश्य से हमने 150 लाख को 150 ही कर लिया है। इजिकल टू है x माइनस हमारे पास इंटरेस्ट है सेकंड पॉइंट में 100 लाख का 12%, तो यहाँ हमें न्यूमेरिकल्स कम करने के उद्देश्य से कम 0 लगाए, हम लोग इसको 12 लिख लिया है। 100 लाख का 12% के हिसाब से 12। फिर हम लोग टैक्स लिखेंगे, वही 1 माइनस 30 है परसेंट 0.3 माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड, यहाँ पे भी 0 है तो 0। फर्स्ट विकल्प में हमारे पास समता पूंजी है 150 लाख तो 150 लिखा है हमने। सेकंड में 50 लाख है तो हमने 50 लिखा है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं स्टूडेंट्स, x माइनस 0 1 माइनस 30 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7x अपॉन 150 है। इधर देखते हैं राइट हैंड साइड में x माइनस 12 1 माइनस 0.3 तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 0.3 को लेस करेंगे तो 0.7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 0.7x माइनस 0.7 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 8.4 डिवाइड हो गया हमारा 50। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 0.7 को हमने इंटू किया है 50 से तो ये हो गया हमारा 35x, और इधर हम राइट हैंड साइड में देखते हैं तो हमने 150 को 0.7x से इंटू किया है तो वो हो गया हमारा 105x माइनस 150 को 8.4 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया हमारे पास 1260। फिर से हम सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 70x इजिकल टू ये हो गया हमारे पास माइनस के 1260 इजिकल टू, तो ये x हो गया हमारे पास 18 लाख, माइनस माइनस कट गया और x रह गया हमारे पास 18 लाख। इस प्रकार हमारा EBIT हो गया 18 लाख। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस 18 लाख पर हमें 100 रुपये मूल्य के समतांश पर प्रति अंश अर्जन हमारी होगी 8.40, चाहे संपूर्ण धन की व्यवस्था समतांश पूंजी से की जाए या 12% ब्याज की दर पर की जाए, अर्थात किसी भी ऋण क्षमता अनुपात में की जाए। स्टूडेंट्स क्लियर है? ऋण क्षमता अनुपात 2.1 हम अगर चुन रहे हैं तो हमारा ये तटस्थ बिंदु जिसको भी लें, हम दोनों में से विकल्प 2 है हमारे पास, तो हमारा तटस्थ बिंदु होगा 18 लाख। यदि हमारी इससे अधिक हमारी आय होती है तो हमें ऋण क्षमता अनुपात पे बल देना चाहिए, और यदि हमारी आय इससे कम होने की संभावना है तो हमें समतांश पूंजी द्वारा वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार क्लियर है कि विभिन्न जब विकल्प हमारे पास होते हैं तो ऐसी दशा में हमें एक बिंदु को डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस बिंदु पर हमने हमारा जो भी विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय है और ब्याज की दर हमारी समान हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जब हमने सॉल्व किया है तो वह तटस्थ बिंदु हमारा 18 लाख आया है। इस 18 लाख पर हम तटस्थ बिंदु डिसाइड हुआ है, और इससे यदि हमें अधिक आय होती है
तो ऐसी दशा में हमें ऋण द्वारा वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए, और यदि इससे कम आय होने की संभावना है तो हमें समतांश द्वारा वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। थैंक्स स्टूडेंट।